अथॉरिटी से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट का इशू है, इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड कंट्राडिक्टरी रहा। वक्फ में गवर्नमेंट ने कहा कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए, और जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट के 4 राज्यों के मैटर थे, केंद्र सरकार ने कहा कि इसको आप हाई कोर्ट भेज दीजिए। कमलेश तिवारी की इतनी निर्मम हत्या हुई थी, क्या हमें आपको पता है कि उनके हत्यार को बेल मिल गई? वी डोंट नो। परेशानी ये है कि सिर्फ एक साइडेड ही जलाएं और डिफाइल करें, राम को क्रिटिसाइज करें बट मोहम्मद को क्रिटिसाइज करने पे सरतन से जुदा। और ऑटोनॉमी ऐसी होगी, अगर गवर्नमेंट पैसा भी देगी आपके इंस्टीट्यूट को, तो चेक ऐसा होगा जिससे आपका माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय ना हो। ये प्रोटेक्शन मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है। मेरा रेड पिल क्वेश्चन है कि अगर पॉपुलेशन रिवर्सल हो जाए, 80% भारत में मुसलमान हो जाए और 20% मुस्लिम रह जाए, विल इंडिया रिमेन? विल इंडिया बी अ सेकुलर स्टेट? विल इंडिया बी अ सेक्युलर स्टेट? मैं अपना मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट चलाऊंगा, करिकुलम मैं डिसाइड करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन मैं डिसाइड करूंगा, सरकार का काम होगा सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको एड देना। यहाँ पर इस सब में इंटरवेंशन होगा। इन सब में इंटरवेंशन होगा। मतलब मैं क्या करूं? वही बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इंटरवेंशन होगा। इंटरवेंशन मतलब आपको AICTE की या जिसकी भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, मगर अगर आप क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ होगा? यस। तो ये हमारे संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे भगवान रामलला विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, महावीर स्वामी विराजमान है, पर क्या ऐसा कारण है कि संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे टीपू सुल्तान और अकबर भी विराजमान है? कमिंग विश्व गुरु बोल देते हैं। ये क्या है विश्व गुरु? ये मतलब मुझे स्लोगन ईयरिंग लगती है। हिंदू राष्ट्र है हम, क्या है ये? बकवास स्लोगन ईयरिंग है और कुछ नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब वी आर नॉट डिजाइनिंग द नेशन एट ऑल। कि 25-26 साल बाद जाके आपने कहा कि अच्छा जो शपथ ली थी उसको भूल गए, तो उसमें 2 वर्ड और ऐड कर दे। स्टेट लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो लोगों के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, बात तो समझ में आती है, पर आप मुझे कैसे फोर्स कर सकते हैं ये मानने के लिए कि सारे धर्म बराबर है? और अगर ऐसा सेकुलरिज्म है तो फिर जो राष्ट्रपति भवन में गौतम बुद्धा की मूर्ति लगी हुई है वो भी फिर सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अगर ऐसा सेकुलरिज्म है तो जो सुप्रीम कोर्ट का लोगो है यतो धर्मस्य जय, वो भी सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अगर ऐसा सेकुलरिज्म है तो जो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हनुमान जी की, लॉर्ड राम की चित्र है, वो भी सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अगर ऐसा सेकुलरिज्म है तो सेंगोल पार्लियामेंट में स्थापित करना भी सेकुलरिज्म के खिलाफ है। पार्लियामेंट में सेंगोल तो स्थापित हुआ है, पर इस देश में धर्म की स्थापना होना भी बाकी है। अगर हम अपने आप को सेक्युलर कहते हैं तो फिर सरकार को कोई हक नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करे, और अगर वो कहती है कि वो सेक्युलर है तो फिर उसे सभी धर्मों के इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करना चाहिए। 4 स्टेट्स के हिंदू एंडोमेंट एक्ट्स को चैलेंज किया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया और कहा कि इसको हम एग्जामिन करेंगे। अभी रिसेंटली जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज से 1-1.5-2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इसको एग्जामिन नहीं करेंगे, आप अलग-अलग हाई कोर्ट्स में जाकर इसको चैलेंज करिए। यही मापदंड है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वक्फ में ये बात क्यों नहीं कही कि जाके हाई कोर्ट में चैलेंज करें? ज्ञान व्यापी का केस हो, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, भोजशाला का केस हो, जो अलग अलग रिक्लेमेशन के और जो सिविलाइजेशनल इश्यूज के केस चल रहे हैं, जब ये केस अपने चरम पे बहुत आगे बढ़े और एएसआई ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग हिंदू साइट्स हैं, तो एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस रोहिंटन नरीमन, उन्होंने अहमदी फाउंडेशन में लेक्चर दिया। और लेक्चर क्या दिया? उन्होंने कहा कि ये केस तो चल ही नहीं सकते और टोटल गलत, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। लॉ की व्याख्या में भी उन्होंने गलती की और उन्होंने कहा कि ये केस तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। उसके कुछ ही दिन बाद 12 दिसंबर को अचानक से सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच बैठी और सारे केस पे एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर दिया कि साहब कोई भी नया केस फाइल नहीं होगा, अगर फाइल होगा तो रजिस्टर्ड नहीं होगा, इन सारे केसेस पे कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। मतलब कभी कभी तो विश्वास उठ जाता है। लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई करिए, लिखाई करिए, मेरे से नहीं, मतलब इन जनरल एक बात कही जाती है कि खूब लीगल रिसर्च करिए। जब इतनी लीगल रिसर्च करके, इतनी प्रिसाइज लीगल रिसर्च करके, सारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को टिक करते हुए जब आप पहुंचते हैं तो आपको वहां पे फेस करना पड़ता है ऐसे ऑनरेबल जजेस को जो एक मानसिकता से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी बाबा रामदेव के केस में ये शब्द प्रयोग किया गया, दैट विल रिप यू अपार्ट, वी विल रिप यू अपार्ट। व्हाट डज इट मीन? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ योर ओन कोर्ट नहीं है? हैव यू नॉट कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ योर ओन कोर्ट? अभी हमारे जो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं प्रखर श्रीवास्तव जी और अशोक शाह, तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी फॉर सेइंग समथिंग। मेरे ऊपर भी तो है। हाँ, तो जहां पे हम लोगों ने बोलना शुरू किया तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है। पर जो लोग सीधे सीधे नारे लगा रहे हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो रही है। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियों के ऊपर यूरिनेशन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कुछ नहीं हो रहा है। क्या डिजाइन कर रहा है हमारा स्टेट? कौन सी वैल्यूज? सबको, सब धर्मों को इक्वल बोल देते हैं, सबकी वैल्यूज अलग है, उनके आउटकम्स अलग है। एक सर बोल देते हैं, एक सरपंच से जुदा बोलता है, दूसरा कहता है वासुदेव कुटुंबकम, रोज सुबह शाम वही बोलते हैं। कौन सी वैल्यूज? आर वी ओके विद इस्लामिक एंड क्रिश्चियन वैल्यूज जो एक्सक्लूसिविस्ट है और कहेंगे कि नहीं जी ये मूर्ति पूजक शैतान के पूजक है, जो रोज कन्वर्जन करने के लिए ये सब बातें बोली जाती हैं? Is that acceptable to the state? Do we not want to design a nation which works on certain values? नमस्ते, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ संगम टॉक्स। आज मेरे साथ डॉक्टर रिंकू वडेरा और विष्णु शंकर जैन हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत इंडिया इन 2047। मेरी परेशानी या प्रश्न जो भी कहें वो ये है कि विजन 2047 विकसित भारत तो बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री शायद हमारे को अपनी 1947 के बाद शायद नहीं मिला जिसने ऑडेशियस बड़े गोल्स दिए हैं देश को। पहले $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन, अब जो भी विकसित भारत का है, चाहे वो 30 या $35 ट्रिलियन जो भी है, 13,500 पर कैपिटा पे पहुंचना है। बहुत इंपॉर्टेंट गोल है और एक अम्ब्रेला गोल है जो अगर हम अचीव करने निकलेंगे तो बहुत सारे रिफॉर्म होंगे। केवल इकोनॉमी नहीं बदलेगी मगर
जुडिशियल रिफॉर्म भी होगा, पुलिस रिफॉर्म भी चाहिए होगा, ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म भी होगा। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन, सब बहुत कुछ बदलना पड़ेगा स्टेट का टू अचीव दिस। हाउएवर कॉन्शियसनेस में ये बिल्कुल बात नहीं आती कि मेरे 3-4 सवाल हैं। क्या इस 2047 में हमारी रामनवमी शोभा यात्रा पे पथराव पड़ना बंद हो जाएगा? क्या कोर्सिव एक्सॉर्सिज्म, हालेलुया, वो सर पे मारा प्रॉफिट बजिंदर ने और हु करने लग गए, पंजाब में ऐसी कोर्सिव क्रिश्चियन सोल हार्वेस्टिंग ये बंद हो जाएगी? क्या जो एक्सट्रीमली एंटी हिंदू, लिटरली वाइल्ड अम्बेडकराइट मूवमेंट है, जो सारे हिंदू सिंबलिज्म को, हिंदू धर्म को ही एकदम नीचे दिखाती है, क्या वो बंद हो जाएगी? क्या एंडलेस तरह का लैंड लव और पता नहीं कितने तरह के जिहाद हैं, इंटेलेक्चुअल जिहाद, मूर्ति परस्ती बोलना, मूर्ति परस्त बोलना और उसको डिफाइल करना, ये सब बंद हो जाएगा? परेशानी ये है कि सिर्फ एक साइडेड ही जलाएं और डिफाइल करें, राम को क्रिटिसाइज़ करें बट मोहम्मद को क्रिटिसाइज़ करने पे सर तन से जुदा। क्या ये फियरलेस सोसाइटी 2047 में बनेगी? ये सब मेरे प्रश्न हैं। और विदाउट टेकिंग ऑल ऑफ दिस फॉरवर्ड, तो हमारा जो फ्रेमवर्क रहता है हिंदू धर्म का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो बैलेंस कहाँ है उस विजन ऑफ 2047 में? इसी पे मेरी चर्चा है विष्णु भाई और रिंकू के साथ। विष्णु भाई, आप रिएक्ट करेंगे इस पे पहले, क्या सोचते देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय हम लोग इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, तो 11 साल इस गवर्नमेंट के पूर्ण हो चुके हैं और बहुत सारी अपेक्षाएं हैं गवर्नमेंट से भी और एज ए स्टेट से भी और पूरी सोसाइटी से भी। अब वो अपेक्षाएं क्या हैं वो हमें पहले समझना होगा और उसके बाद हमें उस अपेक्षाओं से हमारा लक्ष्य भी तय होगा और ये समझ में आएगा कि वो अपेक्षाएं कब पूर्ण होंगी। जैसे सबसे बड़ी बात आपने अभी अपनी जो बात कही उसमें आपने जुडिशियल रिफॉर्म की बात कही और संवैधानिक रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से। अब अगर पूरी जो मैंने अध्ययन किया, और मैं इसके लिए सबको न्योता दूंगा कि इस बारे में और डिटेल्ड इंटेलेक्चुअल चर्चा हो पूरे देश में। संविधान में जब पूरी संविधान सभा बैठी और ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया, तो एक ऐसा प्रोविज़न है जिसको मैं ऐसा मानता हूं कि संविधान का सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है। वैसे तो और भी कंट्राडिक्शंस हैं, पर उदाहरण के तौर पर स्टार्ट करने के लिए एक ऐसा प्रोविज़न है जो संविधान का सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है, वो है आर्टिकल 28 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 29-30 का जो इंटरप्ले है, ये सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है। आज फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी, हमने ये बात तो सुनी इक्वालिटी की, और मैं मेरी बात को अगर रिलेट करेंगे तो आप समझेंगे कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। हमने ये बात तो सुनी है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी में इक्वल राइट्स हों, पर हमारे संविधान ने या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने एक ऐसा स्ट्रक्चर आज खड़ा कर दिया है, एक ऐसा लीगल सिस्टम खड़ा कर दिया है विच इज होल्डिंग द फील्ड, जिसकी वजह से आज माइनॉरिटी राइट्स सुप्रीम हो गए हैं और मेजॉरिटी राइट्स नीचे हो गए हैं। इक्वालिटी नहीं है। और ये इंटरप्रिटेशन टीएमए पाई के जजमेंट से आया है। ये इंटरप्रिटेशन 11 जज बेंच जजमेंट है टीएमए पाई का, और पीए नामदार का जजमेंट 7 जज बेंच जजमेंट है। तो ये इंटरप्रिटेशन आया, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इस इंटरप्रिटेशन की व्याख्या की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है संविधान का। अब इसको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा वेद शास्त्र और पठन पाठन करके डॉक्टर, इंजीनियर और अलग अलग प्रोफेशनल एजुकेशन तक पहुंचे, और जो हमारे मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कंप्लीट फ्रीडम रहे, उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी रहे अपने स्कूल्स को रन करने के लिए, साथ ही साथ उनकी डिग्रीज को रिकॉग्नाइज किया जाए, सरकारी एड मिले। इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है, क्योंकि जो अभी तक जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म चला आ रहा है वो ये कहता है कि अगर मेजॉरिटी रन इंस्टीट्यूट्स होंगे, आप बिल्कुल बना सकते हैं आर्टिकल 19(1)(g) में और आर्टिकल 26 में। इन दो आर्टिकल्स में मेजॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकती है, पर उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं होगी, और साथ ही साथ मेजॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय करे, और मतलब मेजॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय करके स्कूल चल सकता है। ये जो प्रोटेक्शन है
ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है। पर जब हम आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 की बात करते हैं तो एक स्पेशल राइट है, और जो बात मैं कह रहा हूं बहुत अथॉरिटी से कह रहा हूं, यही शब्द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यूज किया, 7 जज बेंच जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा दैट्स ए स्पेशल राइट, इट्स ए स्पेशल राइट टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब आप गवर्नमेंट से, अब मैं अपनी बात को उदाहरण से समझा रहा हूं, आप गवर्नमेंट से एड भी लेंगे, आपकी डिग्री भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, और आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट ऑटोनॉमी होगी। और ऑटोनॉमी ऐसी होगी, अगर गवर्नमेंट पैसा भी देगी आपके इंस्टीट्यूट को, तो चेक ऐसा होगा जिससे आपका माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय ना हो। ये प्रोटेक्शन मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है। तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद और कुरान की स्टडीज से क्लास शुरू कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपकी डिग्री को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, डिग्री को भी करा जाएगा। मगर अगर आप राहुल दीवान हिंदू होते हुए कोई इंस्टीट्यूशन बनाता है जिसमें गवर्नमेंट का लैंड ग्रांट मिल जाता है, तो मेरा बहुत checks आ रहे हैं। हिंदूनेस हटा दीजिए, आई कैन रन ए सेक्युलर इंस्टीट्यूशन। मतलब आप रन कर सकते हैं हिंदू बट इंस्टीट्यूट, मैं अब ये एक गीता स्टडीज चला सकता हूँ या आप चलाएंगे, पर उसमें यह है कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन और उस सरकार के चेक्स बहुत रहेंगे। इसका मतलब- और ये जो प्रोटेक्शन है, जैसे मैं वही बता रहा हूं, जैसे एक प्रोटेक्शन दिया है संविधान ने आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 ने, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको परिभाषित किया है टीएमए पाई, पीए नामदार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसमें कहा गया है कि उनको स्पेशल राइट रहेगा, मतलब कंप्लीट ऑटोनॉमी रहेगी, और ऑटोनॉमी ऐसी रहेगी कि उनका माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय ना हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैसे आपने उदाहरण दिया, तो वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, आप उसको चलाएंगे, आप अपनी माइनॉरिटी स्टडीज सारी चीजें कैरी आउट करेंगे, उसको एड भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और कोई भी चेक उनके कोर्स पे, उनके सिलेबस पे, उनके करिकुलम पे नहीं होगा, और कौन सा टीचिंग स्टाफ होगा, कौन उसमें अपॉइंट होगा, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, ये सब पे उनका कंप्लीट चेक रहेगा। अब जब यही विजा विज बात करेंगे आप एक मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट की, तो आर्टिकल 28(2) ये कहता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट में, गीता और आप सारी चीजें पढ़ा सकते हैं, पर उसके बाद जो उसमें चेक्स आएंगे, ये जो प्रोटेक्शन है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय ना हो, ये प्रोटेक्शन मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है कि मैं अपना मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट चलाऊंगा, करिकुलम मैं डिसाइड करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन मैं डिसाइड करूंगा, सरकार का काम होगा सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको एड देना। यहाँ पर इस सब में इंटरवेंशन होगा, इन सब में इंटरवेंशन होगा। मतलब मैं क्या करूँ, वही बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इंटरवेंशन होगा, या इंटरवेंशन मतलब होगा। आपको AICTE की या जिसकी भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, मगर अगर आप क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ होगा। यस, तो ये जो है एक संविधान का बहुत बड़ा और कंट्रडिक्शन मैं है। मैनेजमेंट सीट ऐसे वाला, उसमें भी नहीं, आप उसमें भी सब में चेक्स रहेंगे, उसमें भी चेक्स रहेंगे, इंटरफेरेंस रहेगी, मतलब इंटरफेरेंस से भरा रहेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्थापित है कि आपको एक स्पेशल राइट मिला है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, और वो स्पेशल राइट मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं है। तो इसका एक मतलब आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं आर्टिकल 19(1)(g) में, आर्टिकल 26 में, बट इट इज सब्जेक्ट टू स्टेट चेक्स। आई गॉट इट। मेरा गोल ये है विकसित भारत का, जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत इन 2047, तो ये संविधान का सबसे, जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं, एक नैरेटिव में हमारी बात उसमें धुल जाती है कि आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी तो इक्वल राइट्स दीजिए, आप स्पेशल राइट्स देने की। और यही बात जस्टिस BN कृपाल ने टीएमए पाई के जजमेंट में कही थी, दैट इट विल लीड टू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, और आज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो फैसेट है वो है, आज हम संविधान में बात करते हैं, संविधान के ओरिजिनल, जब राम मंदिर का आर्गुमेंट हो रहा था अलग अलग जगह, तो हमारे संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे भगवान रामलला विराजमान हैं, हनुमान जी विराजमान है, महावीर स्वामी विराजमान है, पर क्या ऐसा कारण है कि संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे टिप्पू सुल्तान और अकबर भी विराजमान है? क्या टिप्पू सुल्तान और अकबर कभी इस देश के आदर्श हो सकते हैं? या उन्होंने जो घृणित काम किया इतिहास में, क्या कभी वो आदर्श हो सकता है? उनको किस मानसिकता से संविधान के ओरिजिनल पेजेस पे डाला गया? मैं देखना चाहता हूं 2047 में कि वो पेजेस वहां से हटे। टीपू सुल्तान की फोटो रानी लक्ष्मीबाई के साथ संविधान के ओरिजिनल पृष्ठ पे लगी हुई है, इससे बड़ा एक, मैं कहता हूं ये कौन सी मानसिकता थी, इसके बारे में एक चर्चा होनी चाहिए। अकबर, जिसके बारे में जितना बात की जाए उतना कम है कि उसने क्या क्या यहाँ पे अत्याचार किए, किस तरह से घृणित का एक पाप किया, उसका आपने ओरिजिनल पृष्ठ जो है संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे डाला, उसका चित्र, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत 42nd अमेंडमेंट से संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया,
ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मैं अपनी बात, जब आप जुडिशियल रिफॉर्म की कर रहे हैं, कोई भी जुडिशियल रिफॉर्म पॉसिबल नहीं है जब तक आप सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को संविधान के प्रीएम्बल से नहीं हटाते हैं। ये तो बेसिक फ्रेमवर्क है ना विष्णु भाई। यही बात है। अब देखिए, इसमें एक और बात आ रही है, आपने बड़ी अच्छी बात कही। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एक इवॉल्व की गई केशव नंदा भारती केस में, और इस देश की जुडिशियल हिस्ट्री में कब था? ये 1972 1973 के दौर में था, जब इंदिरा गांधी काफी भारी मात्रा में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला रही थी, अमेंडमेंट्स कर रही थी। तो इस देश की जुडिशरी ने और पालकीवाला साहब ने एक नई थ्योरी का इजाद किया, वो है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। और ये 13 जजेस बेंच का जजमेंट है, लॉन्गेस्ट जजमेंट है इन दी हिस्ट्री, इन दी इंडियन लीगल हिस्ट्री। सबसे लॉन्गेस्ट हियरिंग हुई है 63-64 डेज की केशव नंदा भारती केस की, और सबसे लॉन्गेस्ट अभी तक का जजमेंट है, और सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ का जजमेंट है, 13 जज बेंच का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 की मेजोरिटी से कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो उसमें बोमई के केस में कह दिया गया कि सेकुलर वर्ड जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। उसमें एनजेएससी के केस में कह दिया गया कि जज ही जज को अपॉइंट करेगा, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये उस समय नहीं बताया गया, बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम टाइम टू टाइम बताएंगे, इवॉल्व होता रहे। तो मैं आपसे बात आज आपके इस मंच पे करना चाह रहा हूं कि हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, सरकार पॉलिसी लाई, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, अग्निवीर पे डिस्कशन होता है, पर ये जो जुडिशरी में एक ऐसे लॉ पास कर दिए गए हैं विच इज होल्डिंग द फील्ड, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है। और हमारा कोई भी विजन 2047 में विकसित भारत का तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप इन जजमेंट्स पे इनको परिवर्तित करने की तरफ बात नहीं करते हैं। और ऐसे जजमेंट्स हैं, ऐसे ड्रैकोनियन जजमेंट्स हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की मैंने जैसे आपको बात कही, आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो निष्पक्ष हों, वो पारदर्शी हों, वो ट्रांसपेरेंट हों। पर जब एनजेएसी लाया गया गवर्नमेंट द्वारा, जिसको 20 राज्यों ने रेटिफाई किया, 2/3 स्टेट ने पास किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गलत है, क्योंकि जज ही जज को अपॉइंट करेगा। जो कोलिजियम सिस्टम चला रहा है ये सही सिस्टम है, और जो आप लॉ लाए हो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के खिलाफ है। तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। आज हम बात जो कर रहे हैं, मैं अगर कहता हूं कि सेकुलर वर्ड हटाया जाए, सेकुलर वर्ड पे व्याख्या हो, सोशलिस्ट वर्ड पे व्याख्या, और जो बात मैं कह रहा हूं ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भी कही थी संविधान सभा में कि सेकुलर और सोशलिस्ट एक थॉट है, एक पॉलिटिकल थॉट है। आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते उस थॉट को मानने के लिए। और इसीलिए केटी थॉमस का जो प्रपोजल था सेकुलर वर्ड को लाने का, ये 3 बार संविधान सभा में रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद 1976 में जब पूरा देश इमरजेंसी में था, सारे लोग जेलों में थे, बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई जेपीसी के सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड आपने संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया। अब देखिए कितना बड़ा एक ड्राफ्टिंग एरर हुआ है, क्योंकि अगर आप संविधान का प्रीएम्बल देखेंगे तो उसमें क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब आज हम शपथ लेते हैं कि हम भारत को ऐसा 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 बनाएंगे। और एंड में लिखा है वी ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियरबाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आज 26 नवंबर को हम अपने आप को संविधान को समर्पित करते हैं। अब ये कितना बड़ा एक हंसी का एक बात है कि 25-26 साल बाद जाके आपने कहा कि अच्छा जो शपथ ली थी उसको भूल गए, तो उसमें 2 वर्ड और ऐड कर दे रहे। और जो बात मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि सिर्फ विष्णु शंकर जैन कह रहा है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता, जब सुप्रीम कोर्ट में मैंने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को चैलेंज किया था तो उन्होंने कहा था कि दिस, और ये बात रिपोर्टेड भी है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन कम्स विद अ कट ऑफ डेट। प्रीएम्बल में कट ऑफ डेट मेंशन्ड है 26 नवंबर 1949 की, आप इसको ऐसे नहीं चेंज कर सकते। सेकुलर वर्ड का मतलब क्या है इसकी आज तक व्याख्या नहीं हुई, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2047 का कोई भी विजन तब तक पूरा नहीं है जब तक इस सेकुलर वर्ड की व्याख्या नहीं हो जाती है। क्या है सेकुलर वर्ड? आज हमारी आपकी आवाज जो अभी आपने बातें बोली, वो सारी आवाजें दबाई जाती है बोल के कि सेकुलर फैब्रिक के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। मैं पिछले 15 साल से कोर्ट में स्ट्रगल कर रहा हूं इसकी वजह से, क्योंकि जो भी मैं काम कर रहा हूं बोला जाता है कि आप सेकुलर फैब्रिक के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे सेकुलर फैब्रिक है क्या ये तो बताया जाए। सरकार, ये बात तो मुझे समझ में आती है कि जब सरकार पॉलिसी मेकिंग करेगी, अपनी पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लार्जेस्ट स्टेट लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो लोगों के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, बात तो समझ में आती है। पर आप मुझे कैसे फोर्स कर सकते हैं ये मानने के लिए कि सारे धर्म बराबर है? अगर सेकुलर का ये मतलब है भी तो हाउ कैन यू फोर्स मी? लोग कभी सेकुलर नहीं हो सकते। गवर्नमेंट इज सेकुलर
और सेकुलर का अर्थ क्या है ये पता होना चाहिए। कि सेपरेशन फ्रॉम द चर्च वाला आइडिया है कि हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे, या हम प्लूरल हैं। और सबसे बड़ी बात सेक्युलर मीनिंग प्लूरल, कि हम सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, विच इज हाउ द इंडियन स्टेट सीम्स टू बी वर्किंग, राइट। और अगर ऐसा सेकुलरिज्म है तो फिर जो राष्ट्रपति भवन में गौतम बुद्धा की मूर्ति लगी हुई है वो भी फिर सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अगर ऐसा सेकुलरिज्म है तो जो सुप्रीम कोर्ट का लोगो है यतो धर्मस्थ जय वो भी सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अगर ऐसा सेकुलरिज्म है तो जो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हनुमान जी की, लॉर्ड राम की चित्र है वो भी सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अगर ऐसा सेकुलरिज्म है तो सेंगोल पार्लियामेंट में स्थापित करना भी सेकुलरिज्म के खिलाफ है। पार्लियामेंट में सेंगोल तो स्थापित हुआ है पर इस देश में धर्म की स्थापना होना अभी बाकी है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि 2047 से पहले इस देश में धर्म की स्थापना हो, उसकी तरफ हमें बढ़ें। और उसके लिए जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं संक्षिप्त में, ये सब रोड़े बनेंगे, ये सब इसमें ये हर्डल्स आएंगे। मुझे लगता है कि 2047 में मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, जितने टेम्पल्स हैं, वो स्टेट कंट्रोल से फ्री हो जाने चाहिए। अगर हम अपने आप को सेक्युलर कहते हैं तो फिर सरकार को कोई हक नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करे, और अगर वो कहती है कि वो सेक्युलर है तो फिर उसे सभी धर्मों के इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करना चाहिए। हाउएवर, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ टेम्पल्स जिन्हें सरकार एडमिनिस्टर कर रही है, मुझे लगता है कि सरकार किस चीज़ को सेक्युलर कह रही है और किस चीज़ को रिलीजियस कह रही है, इसमें उन लोगों को खुद ही अभी एनालिसिस करना बाकी है। क्या टेम्पल्स में जो अर्चक हैं उनका अपॉइंटमेंट सेक्युलर है? क्या टेम्पल्स में जूते चप्पल कहाँ रखे जाएंगे ये एक्टिविटी सेक्युलर है? या टेम्पल में भगवान के आगे पूजा कौन कर सकता है, वो चीज़ उन लोगों का अपॉइंटमेंट सेक्युलर है। अब अगर आप अर्चकों के अपॉइंटमेंट की लिस्ट देखें तो उन्हें किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कुछ डिग्रीज चाहिए, उन्हें कुछ वेद मंत्र आने चाहिए, उन्हें कुछ आचार आना चाहिए, पर वो कहाँ पर अपॉइंट होंगे? कौन से मंदिर की क्या प्रथा है? क्या वो मंदिर उस प्रकार की प्रथा को, उस प्रकार के आचार को स्वीकार करता है? क्या उस मंदिर का कोई आगम है? इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम कहते हैं कि सरकार सेक्युलर है और उसे हक है कि वो टेम्पल्स में एडमिनिस्टर करे, तो मुझे नहीं लगता कि 2047 में हम किसी भी प्रकार की एक बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज अपने संविधान में देख रहे हैं, क्योंकि 1947 से 2047 तक 100 सालों में भी इन चीज़ों में कुछ बदला नहीं है। और हम क्यों इस चीज़ के खिलाफ है कि गवर्नमेंट टेम्पल्स को एडमिनिस्टर करे? अभी हम बांके बिहारी जी का केस देखते हैं, जहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ के आ रही है। आई थिंक इट्स प्रॉब्ली ड्यू टू द नंबर ऑफ रील्स दैट आर कमिंग आउट, और एक तरह से लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा उनको इंस्पायरिंग लगता है शायद टेम्पल्स में जाना, और एक गवर्नमेंट का जो व्यू है कि टेम्पल्स आर टूरिस्ट प्लेसेस। टेम्पल टूरिज्म आपको हमेशा एक साथ मिलेगा, जबकि आई फाइंड इट एन ऑक्सिमोरॉन। टेम्पल्स आर नॉट फॉर टूरिज्म। टेम्पल्स एक आपके ध्यान की जगह है, वो आपके स्पिरिचुअल, आपके आध्यात्मिक उन्नति की जगह है। अगर हम उसे टूरिज्म बनाते हैं तो अब वही होगा जो बिहारी जी के मंदिर में हो रहा है। लेकिन क्या इसमें बिहारी जी के जो गोस्वामी हैं उनका कोई दोष है? नहीं, वो लोग जो हैं वो अपने काम चला रहे थे, किसी वजह से उसमें कोर्ट ने दखल देना जो शुरू किया। और मुझे लगता है जब तक आप कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक नहीं देते हैं तब तक कोर्ट आपके घर के अंदर नहीं आता है। पर एक पॉइंट पे वो दस्तक दी गई, और अब जैसे उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ा जाता है, उस तरह से कानून जो है उन्होंने बिहारी जी की मंदिर के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है। उन्हीं के गुल्लक के पैसे उन्हीं के डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं विश्वनाथ जी कॉरिडोर जब बना, उसके भी जो लोग विस्थापित हुए उनका भी आज तक, जितने लोगों का मैंने पढ़ा है, कोई बहुत अच्छे से बिजनेस नहीं जम पाया, ना उनको घर मिल पाए। तो क्या ज़रूरी है? इसका मतलब हमें ये मॉडल प्रूव कर रहा है कि इस तरह का ये कॉरिडोराइजेशन इज नॉट द आइडियल सोल्यूशन for solving these problems. These problems are administrative. These are not religious problems. इसमें सोसाइटी को खुद अपने आप से खुद अपने सॉल्यूशंस ढूंढने का मौका दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट एंटर इनटू आवर हाउसेस एंड आवर टेम्पल्स। तो गवर्नमेंट तो हमारे घरों में सब जगह ही है। What do I do with, how do I live, who do I, किस जेंडर के साथ, everything the government seems to have a view on it. What is your view on this? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो यहाँ पे मैम ने बात कही, इसका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है,
और बहुत दर्दनाक पहलू है इस पूरे संविधान का, और मुझे लगता है वो हम सारे जो ये पॉडकास्ट सुनेगा उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं झंझोड़ेगा, क्योंकि इसने मुझे तो बहुत ज़्यादा शॉक किया। 2013 में हम लोगों ने 4 हिंदू एंडोमेंट एक्ट्स को चैलेंज किया था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और तेलंगाना। आपने मतलब आपने पर्सनली मतलब मैंने नहीं, मतलब हमारे समाज ने, समाज, मैंने नहीं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, पर हाँ चैलेंज हुआ था। इन 4 अलग अलग जो प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने इन 4 स्टेट्स के हिंदू एंडोमेंट एक्ट्स को चैलेंज किया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया और कहा कि इसको हम एग्जामिन करेंगे। अभी रिसेंटली जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज से 1-1.5-2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इसको एग्जामिन नहीं करेंगे, आप अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाके इसको चैलेंज करिए। तो मतलब पिछले 12 साल से केस था। अच्छा, आपका भी सरयू केस था। ट्रस्ट का भी Yes. एक केस है, आपने तमिलनाडु जो वाले को सबसे पहले चंद्रचूड़ ने उसको मद्रास हाईकोर्ट में भेजा चले था। गए। अब 3 को हियरिंग है। तो आपने कहा कि आर्टिकल 32 का फंडामेंटल राइट है ना, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन वायलेट होते हैं, यू हैव अ राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डायरेक्टली यहाँ क्यों आ गए, अलग अलग राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसको एग्जामिन करेंगे। ठीक है, अगर यही मापदंड है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वफ में ये बात क्यों नहीं कही कि जाके हाई कोर्ट में चैलेंज करें। वफ में भी आर्गुमेंट क्या था कि जो वफ में, वफ काउंसिल में और जो वफ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं, ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। दिस वाज द प्रिसाइज आर्गुमेंट। तो यहां पे क्यों नहीं बोला गया कि लेट्स गो, आप जाइए उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। तो जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं या हम लोग कोई इश्यू को लेके आते हैं, चाहे जितनी अच्छी रिसर्च हो, ये मेरी पीड़ा है, ये मेरा दुख है, चाहे जितनी अच्छी रिसर्च हो, चाहे जितने स्ट्रांग हो, 4 राज्यों के अलग अलग एंडोमेंट्स, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट दे देता तो आज ये जो मंदिरों का अधिग्रहण है उसमें हम लोगों को पता चलता कि हमारी जो बात है वो लीगली सही है, संवैधानिकली सही नहीं। और 13 साल से वेट, अराउंड 12 या 13 ईयर से हम लोग वेट कर रहे हैं, और उसको कह दिया गया 13 ईयर्स के बाद आप यू गो बैक टू दी हाई कोर्ट। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? ये इसलिए करते हैं कि हम और आप संगठित नहीं है। हम और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हमेशा सरकार ने क्या किया उसकी तरफ देखते हैं, पर यहां पे एक पैरेलल पावर चल रही है जो संविधान ने क्रिएट की है, वो है जुडिशरी, और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जुडिशरी में एक स्ट्रॉन्ग लेंस, एक स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं हर एक दिन क्या हो रहा है उसके ऊपर हमारा आपका कोई नजरिया नहीं है, हमारा आपका कोई उसमें रुझान ही नहीं है। और वहां पे जो दूसरी तरफ के पक्ष के लोग हैं वो हर एक चीज हो, अगर जहांगीरपुरी का डिमोलिशन हो रहा है सीधे सुप्रीम कोर्ट आते हैं और कहते हैं स्टे करिए। अभी थाने में एक मजार है, उसका डिमोलिशन का ऑर्डर किया गया था, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको 7 दिन के लिए रोक दीजिए, आप जाइए हाई कोर्ट में इसको देखिए। तो पर हम लोग जो है वो जुडिशियल रेमेडीज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिच है कि अगर हम लोग कोर्ट जाएंगे कितना समय लगेगा, या लॉयर्स जो हैं वो उतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, या हमारी एक टीम नहीं है, या ये अजम्पशन है कि ये स्टेट हमारा है, उसको हमारी हेल्प करनी चाहिए। ये भी एक अजम्पशन है। इसलिए मैं ये ऐसा मानता हूं कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो लोग इसकी तारीफ भी करते हैं, मानते हैं कि इट हैज पास द टेस्ट ऑफ टाइम, तो इसमें 3 टायर सिस्टम बनाया गया, सेपरेशन ऑफ पावर है, और जो न्याय व्यवस्था है वो जुडिशरी के सामने रखी गई है, कैसे लीगल प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया जाए ये भी जुडिशरी के सामने है, पर हम लोग उसके लिए जाते नहीं हैं। आज जैसे क्या कारण है कि जब हमारे को बोल दिया गया कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाइए, क्या किसी ने फॉलो अप किया कि क्या वो याचिकाकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिनको बोला गया अलग अलग हाई कोर्ट गए, क्या उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली, क्या वो याचिका किसी ने पढ़ी? हम लोगों ने नहीं फॉलो अप किया, हम लोग मतलब हम सारे लोगों ने। पर जब वफ के ऊपर मामला आया तो 100 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट आ गई, और सुप्रीम कोर्ट को शॉर्टलिस्ट करना पड़ा कि भाई सिर्फ 5 ही याचिकाएं हम लोग सुनेंगे। 100 से ऊपर याचिकाएं। जब जेपीसी बनी तो इतने सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, 13 लाख लोगों से ऊपर रिप्रेजेंटेशन दिया, एक क्यूआर कोड की वॉर चली जो हम सारे लोगों ने देखा। तो हम लोग अपने राइट्स को लेके उतने ज्यादा सतर्क नहीं है। आज क्या कारण है कि जैसे अभी आपने बताया, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मैं कुछ समय बाद कर्नाटका जाने वाला हूं इसी मुद्दे को लेके, वहां पे हनुमान जन्म, इसका आपको जो आपने बात कही उसका एक जीता जाता उदाहरण है, बजरंग बली का जन्म स्थान है, हनुमान जन्मभूमि का मंदिर है,
किष्किंधा पर्वत, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट, अंजनाद्री हिल्स, कर्नाटका में। वहां पे रामानंदी संप्रदाय पिछले 120 साल से पूजा पाठ कर रहा था, उस मंदिर को जागृत किया अपने पूजा पाठ से। और जब वो मंदिर जागृत हो गया, वहां पे जो वहां के विद्यादास बाबा जी, उन्होंने सीढ़ियां वगैरह बनाई क्योंकि पहाड़ पे है कि दर्शनार्थी चढ़ के आ सकें। 2018 में एक गवर्नमेंट ने उसको गलत ढंग से, मैं आपको इसको बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1997 के टोटल वायलेशन में गलत ढंग से उस मंदिर को एक्वायर कर लिया क्योंकि उसमें चढ़ावा अच्छा आ रहा था। लेट मी बी वेरी प्रिसाइज, दिस इज द रीजन आपने उसको एक्वायर कर लिया। हमने धारवाड़ हाईकोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट के धारवाड़ बेंच में पिटीशन फाइल की और हमने कहा कि ये एक्विजिशन गलत है। कर्नाटका एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 23B के भी वायलेशन में, वो एक अलग कहानी, उसको डिटेल में विस्तृत में समझाऊंगा। पिछले 7 साल से मैटर कर्नाटका हाईकोर्ट में है। अलग अलग इंटरिम ऑर्डर्स हुए। इंटरिम ऑर्डर्स क्या हुए कि विद्यादास बाबा जी को वहां पूजा पाठ करने दी जाएगी, क्योंकि एक पुजारी और एक देटी का रिश्ता सिर्फ आध्यात्मिक रिश्ता नहीं होता है, एक मातृत्व का रिश्ता होता है, क्योंकि उसके भोग, प्रसाद, शयन, आरती, हर एक चीज जो है वो एक पुजारी करता है। आपने उस रिश्ते को तोड़ दिया, विद्यादास बाबा जी को बाहर फेंक दिया, उनका कमरे से बाहर निकाल दिया। जो नीचे संस्कृत स्कूल था उसमें पुलिस वाले घुस गए, उसको कब्जा कर लिया, जो पहाड़ के नीचे, जिसका इस मंदिर से कोई मतलब नहीं था। टोटल जाति की। अभी रिसेंटली जब ये कर्नाटका हाईकोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का भी कंटिन्यूअस वायलेशन होता रहा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटका, उन्होंने ऑर्डर किया कि आप विद्यादास बाबा जी को पूजा पाठ करने से नहीं रोकेंगे और वहां पे अगर कोई भी आप ऐसा काम करेंगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये ऑर्डर विद्यादास बाबा जी ने वहां के अथॉरिटीज को दिखाया। राहुल जी, आप जान के शॉक हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फाड़ के फेंक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाड़ के फेंक दिया अथॉरिटीज ने। और अभी मैं ये बात हमने कर्नाटका हाईकोर्ट में मेंशन की है, उसी के लिए मैं वहां पे जा रहा हूं। तो एक पुजारी को पिछले 7 सालों से आप पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं, जो दान में और दक्षिणा में जो फर्क होता है उसको भी वायलेट कर रहे हैं, जो हुंडी में पैसा आ रहा है वो भी गवर्नमेंट ले रही है, कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है। और ये कर्नाटका में सिर्फ एक मंदिर के साथ नहीं हो रहा है, 35,000 टेम्पल्स के साथ हो रहा है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, 35,000 टेम्पल्स के साथ। तो ये चीज हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। कर्नाटका हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट को आंध्र प्रदेश कर्नाटका हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के जजमेंट पर रोक लगा दी। मतलब कर्नाटका एक्ट दोबारा रिवाइव हो गया और वो मामला आज भी पेंडिंग है। हम लोग ये बात नहीं कह पाए जब 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट को वापस भेजा गया कि सब कर्नाटका का मैटर यहां पेंडिंग है। कर्नाटका का हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट का केस आप देख रहे हैं यहां पे, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार उसमें एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो बात यह है कि एक विष्णु शंकर जैन की वजह से या राहुल दीवान की वजह से या मैम की वजह से चेंज नहीं आएगा। चेंज तब आएगा जब पूरा समाज जागृत होगा। और हम लोग जो है जुडिशियल फोरम पे एकदम भी जागरूक नहीं है। लोअर जुडिशरी में इस समय इतनी बुरी हालत है कि जिसको बेल मिली तो मिली, जिसको नहीं मिली तो फिर वो लड़ेगा, वो लड़ता रहेगा। ये वाला पॉइंट जो आपने बोला ना यूनिटी का, ये बड़ा मिसकंस्ट्रू हो जाता है। मुझे क्या लगता है विष्णु कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है। यूनिटी की शायद बात ना हो, मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं है हमारे पास, कोई जो रिप्रेजेंटेशन लेकर हमारे जाएंगे ऑन आवर बिहाफ, जो बताएंगे कि हम ये लड़ेंगे। सो हिंदू फंड का यही पर्पस है। और आज बिकॉज ये चर्चा हो रही है तो ये बता देता हूँ, हम हिंदू फंड में एक लीगल सेल्स ऐसे खोलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है। मैंने विष्णु भाई से रिक्वेस्ट करी है कि ये अपने केसेस, इतने सारे केसेस इंक्लूडिंग ये जो अभी कर्नाटका का केस की बात करी इन्होंने, ये सब खुद ही लड़ते रहते हैं, अपनी प्रैक्टिस चलाते हैं, वहाँ से फंड करते हैं, खुद ही फंड करते रहते हैं। दिस इज़ नॉट हाउ द सोसाइटी शुड बी वर्किंग। जब कोई वक्फ का केस होता है तो कपिल सिब्बल जैसे 4-6 लॉयर खड़े हो जाते हैं, एक की फीस शायद कैमरा पे पता नहीं बोल 15-20-25 लाख जो भी होगी, ऐसी कुछ होती होगी, सब फंडेड रहते हैं और हम अपनी साइड को फंड ही नहीं कर पाते। तो हिंदू फंड में मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, other than funding third party organizations, on the legal things we actually create an institution where we have a set of lawyers we work with. For example, विष्णु शंकर जैन and his father हरि शंकर जी के साथ मिलकर हम क्या करना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैनिंग FCRA, फॉर एग्जाम्पल दिस केस दैट यू आर, विष्णु भाई शुड नॉट बी फंडिंग दिस हिमसेल्फ। वी हैव टू फाइंड द मनी
to say, here is a case we are fighting, this is the estimated cost, time cost for year 1, 2, 3 or whatever it is, and you know, here is the second case, here is the third case. We should be able to list it and be able to raise money for him to go and fight such cases. Not only him, we need a battery of lawyers in Mumbai High Court, Madras High Court. There is people like T.R. Ramesh who should be very well funded, for example, to keep fighting small strategic tactical battles or very strategic battles in the Supreme Court. We should have that. So we don't have institutions. We need to build far more institutions. That is what we miss. Imagine the Muslim side. The United Nations is considering, has been after this, there is a massive push from the 54 Islamic countries to push for blasphemy laws. कहाँ से आ जाता है वो? और हम एक हिंदू फोबिया नाम नहीं गुजार नहीं पा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में. क्यों? हमारे पास इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है, कोई कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. हमने सब कुछ सरकार को आउटसोर्स कर दिया है कि भैया आप जाके करोगे, एज इफ इट्स अ हिंदू सरकार. ये हमारी assumption रहती है. That's what I also feel, that we seem to be fighting the state instead of, you know, doing developmental activities or things that nurture our youth, our general people. We seem to be at war with the state. We are always trying to get something out of it or fight with them to get our rights. No, रिंकू, मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी यहाँ पर मे बी डिफरेंट है. वी एक्चुअली एटलीस्ट विद द लास्ट 11 years विद द बीजेपी गवर्नमेंट, वी बिलीव ये हमारी अब रक्षा करेंगे. तो वी क्रिब कि आपने ये नहीं किया हमारे लिए, ये नहीं किया हमारे लिए. ये मेरे को लगता है assumption बिल्कुल गलत है. ये शायद assumption इसलिए गलत है, maybe the political party has Hindu leanings, I will not deny that, maybe that is true, but it is tied by the same constitution. Eventually, it's the state is operating by the constitution. Would that be right to say? जैसे मेरे हिसाब से फॉर एग्जांपल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है. इसको सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें जस्टिस बोबडे साहब ने इसमें नोटिस भी जारी किया, पर आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें रिप्लाई क्यों नहीं फाइल की? अब देखिए यहाँ पे बात जब हो रही है तो बात क्रिटिसिज्म की भी होगी, बात उनकी तारीफ की भी होगी. जहाँ अच्छा काम किया बिल्कुल तारीफ करेंगे, पर जहाँ पे काम सही नहीं हुआ है वहाँ पे बिल्कुल हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं बहुत अथॉरिटी से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि ये जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट का इशू है, इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड कंट्राडिक्टरी रहा. वक्फ में गवर्नमेंट ने कहा कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए, और जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट के 4 राज्यों के मैटर थे, केंद्र सरकार ने कहा कि इसको आप हाई कोर्ट भेज दीजिए. तो ये कौन सा मापदंड है? करेक्ट. और ये क्यों करते हैं? मेरे को ऐसा एक, अब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस है, उसमें गवर्नमेंट ने पहले अपील फाइल की थी हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब 7 जज बेंच में मैटर गया तो गवर्नमेंट ने कहा हम अपनी अपील विड्रॉ कर रहे हैं. तो वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट विद आवर राइट्स. और मैं इसके लिए मतलब जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, चाहे हम इंस्टीट्यूशन सेटअप करें, चाहे बैटरी ऑफ लॉयर्स बनाएं, चाहे ऐसे लोगों को इंटरेस्ट करें, चाहे खुद ही करें, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. क्योंकि आज जो देश की जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चल रहा है, हम लोग को एक ऐसी टीम तैयार करनी पड़ेगी अलग अलग माध्यमों से, जिसमें हम अपने राइट्स के लिए विजिलेंट रहे. फॉर एग्जाम्पल कमलेश तिवारी की इतनी निर्मम हत्या हुई थी, क्या हमें आपको पता है कि उनके हत्यारों को बेल मिल गई? वी डोंट नो. 1-2 ऐसे चैनल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग को रूल कर रहे हैं, और जो ऐसी खबरें होती हैं उनको दबा दिया जाता है, और जो एक विंग की, एक मानसिकता की, एक इकोसिस्टम की खबरें होती हैं उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है. हमें पता ही नहीं है कि इस सुप्रीम कोर्ट में अगर 16 कोर्ट्स हैं, 17 कोर्ट्स हैं, तो 17 कोर्ट में हो क्या रहा है? हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? अगर आज मयूर विहार में 3 मंदिर हैं, उनको तोड़ने का ऑर्डर किया गया रातों रात, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट को गया कि नहीं गया, क्या हुआ उन मंदिरों का कुछ पता नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग सब अपने एक सेफ चेंबर्स में बैठे हुए हैं. तो मैं जो 2047 का, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये 2047 में भारत विकसित तब तक नहीं होगा, और तब तक इस डेमोग्राफिक चेंज को, और जो देश की जुडिशरी में और यहाँ पे पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव माध्यम से जो अन्याय हो रहा है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक समाज जागृत नहीं होता है. और जो आपकी बात है उसी पे आ रहा हूं, जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक सरकारें भी जागृत नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल, जब वक्फ का ये पूरा, अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लें वक्फ की, तो 2018 से वक्फ का टॉपिक उठा है. 2018-19 से वक्फ का टॉपिक उठाया, जब बोलना शुरू किया गया आप जैसे मंचों पे कि भाई ये देखिए इतने सारे प्रोविजन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब एक डिबेट उठी.
तब सरकार जागी। तो सरकार को जगाना भी हमारा काम है। बहुत सारे अभी ऐसे कानून है जहां पे सरकार जागी ही नहीं है। बट विच इज वेरी सैड ना। तो 2047 में मतलब- विकसित कैसे होगा नहीं, जब बिल्कुल। तक इस देश का हिंदू ही खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये इसी पॉइंट पे हम ही आ रहा खत्म हो है। इसी जाएंगे, पॉइंट पे डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, तो फिर विकसित भारत होगा ही नहीं। फिर ये तो यहाँ पे अलग डेमोग्राफी चलेगी। बिल्कुल। अब यहाँ पर मेरा पॉइंट रिंकू होता है, जो मेरा रेड पिल क्वेश्चन है कि अगर पॉपुलेशन रिवर्सल हो जाए, 80% भारत में मुसलमान हो जाए और 20% मुस्लिम रह जाए, विल इंडिया रिमेन? विल इंडिया बी अ सेकुलर स्टेट? विल इंडिया बी सेक्युलर स्टेट? विल इंडिया रिमेन एज सच? मतलब जो हम भारत को जानते हैं, जो भारत की वैल्यूज है, सपोज अगर जियोग्राफिक एंटिटी रह भी गई, वो भी रहना मुश्किल है ना, क्योंकि विद इन देमसेल्व्स मुस्लिम्स के इतने फैक्शन हैं फॉर एग्जांपल। बट सपोज मुझे किसी ने 2013-14 में बड़ा फेसबुक पे आर्ग्यू करता था मुझसे, किसी मेरे लिबरल दोस्त ने अमेरिका में बैठ के हार्ले डेविडसन चलाता है और यहाँ पर ज्ञान देता है सोशलिज्म का, उसने पूछा अच्छा भाई सो व्हाट इफ इंडिया बिकम्स अ फुल्ली 100% क्रिश्चियन कंट्री और 100% मुस्लिम कंट्री, क्या जवाब देंगे आप इसका? उस टाइम तो मेरे पास जवाब नहीं था बट उस बहुत ही मतलब उत्तेजित हो गया था कि बट क्या जवाब दो। फाइनली दिस क्वेश्चन है आज जस्टिस केहर, जो CJI जब रिटायर हुए थे, बहुत अच्छा लेक्चर दिया था सेक्युलरिज्म पे। और उसके बाद जब मैंने पूछा तो अपनी दाढ़ी को ऐसे खरोच कर कहते हैं कि वी मस्ट टेक अ शॉट एट इट, वी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ सेक्युलरिज्म, सो वी मस्ट टेक अ शॉट एट इट। ठीक, अब Which year was this? 2017 November. Till then we had not taken a shot at secularism. I don't know. ऐसे अंडू बटन हो कि जी हमारी जर्नी सेक्युलरिज्म की काम नहीं करी, अब इसको अंडू कर देते हैं जी, कुछ और करके देखते हैं। तो मेरा ये सबसे बड़ी परेशानी है विष्णु जी, रिंकू, कि जब भी हम कुछ कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं ना, किसी भी कोई भी कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी में हमेशा बोला जाता है कल्चर को प्राइमेसी दीजिए, है ना। ये बड़ी कॉमन वो है कि कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। ये बड़े बड़े गूगल और GE के बड़े CEO ने बोला कि अगर आप कल्चर कंपनी का बढ़िया बनाओगे, आपकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज द कंपनी विल प्रोग्रेस अगर कल्चर बहुत अच्छा होगा, विच मीन्स बड़े अलाइंड लोग होंगे। और ये सब क्या मतलब है उसका? सबकी वैल्यूज़, सबका विजन, सब एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं। और ये आइडिया हम देश में नहीं लेकर आते। नेशनलिज्म, एक देश को बनाने के लिए कल्चर कॉमन क्या बनाना है, व्हाट इज आवर एग्रीमेंट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ नेशन डू वी वांट, उस पे बात क्या है? सिर्फ डेवलपमेंट? कौन सी वैल्यूज? आर वी ओके विद इस्लामिक एंड क्रिश्चियन वैल्यूज जो एक्सक्लूसिविस्ट हैं और कहेंगी कि नहीं जी ये मूर्ति पूजक शैतान के पूजक हैं, जो रोज कन्वर्जन करने के लिए ये सब बातें बोली जाती हैं? इज दैट एक्सेप्टेबल टू द स्टेट? डू वी नॉट वांट टू डिजाइन अ नेशन which works on certain values, certain world view and pushes for becoming a विश्व गुरु बोल देते हैं। ये क्या है विश्व गुरु? ये मतलब मुझे स्लोगनियरिंग लगती है, हिंदू राष्ट्र हैं हम, क्या है ये? बकवास स्लोगनियरिंग है और कुछ नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब वी आर नॉट डिजाइनिंग द नेशन एट ऑल। मतलब we have to be very precise. क्या वैल्यूज हैं जो हम अपने लोगों में चाहते हैं? राम राज्य है क्या? What was Ram saying? What was the धर्म शास्त्र? जो रियलिटी राम लिव कर रहे थे वो क्या रियलिटी थी? राम ने कहा जो मापदंड, संजीव सान्याल से मैंने सुना, जो लॉ का मापदंड एक धोबी को रहेगा वही मेरे ऊपर अप्लाई होगा। दिस इज राम राज्य एज आई अंडरस्टूड फ्रॉम संजीव सान्याल। मे बी इसमें डेफिनेशन में अलग हो, बट दैट इज अ गुड डेफिनेशन। जो वहाँ मापदंड हो, विच मीन्स ही इज डिजाइनिंग द वैल्यूज ऑफ द स्टेट दैट ही इज रूलिंग, कॉन्शियसली डिजाइनिंग दैट। क्या डिजाइन कर रहा है हमारा स्टेट? कौन सी वैल्यूज? सबको, सब धर्मों को इक्वल बोल देते हैं, सबकी वैल्यूज अलग है, उनके आउटकम्स अलग हैं। एक सर को इक्वल बोल देते हैं, एक सरपंच से जुदा बोलता है, दूसरा कहता है वासुदेव कुटुंबकम, रोज सुबह शाम वही बोलते हैं। तो या तो बोलिए कि भैया जो हमारी बाकी 20% पॉपुलेशन है और जो सारी चर्च इंडिया में काम करती है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ वैटिकन, उसकी वैल्यूज को हम जाकर चैलेंज करेंगे। शुड द स्टेट नॉट बी डूइंग दिस? कि भैया वी वांट टू डिजाइन अ कोहेरेंट स्टेट, हमारी सारी पॉपुलेशंस एक विजन पे जनरली काम करनी चाहिए, एक सेट ऑफ वैल्यूज पे, जहां पर केवल टॉलरेंस ना हो, रिस्पेक्ट हो। Is mutual respect a good value? Exactly. If that is a good value, should the state not actually say this is a value we are going to design for? If you come and tell another person, not only in physical harm but in emotional, mental
intellectual harm by saying you are below me, I will punish you. Should the state not do that? मुझे नहीं लेना देना है कॉन्स्टिट्यूशन से, बट isn't that logical? हम अपनी कंपनी में ऐसा डिजाइन करते हैं तो स्टेट में क्यों नहीं डिजाइन करेंगे? मुझे समझ में नहीं आती बात। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा एक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप आज जो एक सेटअप बना है और हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ कर रहे हैं दैट इट हैज पास द टेस्ट ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंट्रडिक्शंस हैं जिसकी वजह से आज हमने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है जिसकी वजह से आज इतने सालों बाद हम और आप बैठ के बातें बोल पा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले एक ऐसा माहौल था कि बोल ही नहीं सकते हम लोग इस बारे में, अगर बोला तो हेट स्पीच के बारे में केस लगा दिया और परेशान होते रहिए। अभी हमारे जो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं प्रखर श्रीवास्तव जी और अशोक शाह, तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी कर्नाटका गवर्नमेंट ने फॉर सेइंग समथिंग। मेरे ऊपर भी तो है। हाँ, तो जहां पे हम लोगों ने बोलना शुरू किया तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है और फिर धक्के खाते रहो, पैसा खर्च करते रहो, बेल लो। पर जो लोग सीधे सीधे नारे लगा रहे हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो रही है। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियों के ऊपर यूरिनेशन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कुछ नहीं हो रहा है। और ये बात मैंने जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब से सुप्रीम कोर्ट में जब हेट स्पीच का केस चला था पूछी थी, और मैंने भी पूछी थी, सॉलिसिटर जनरल साहब ने भी पूछी थी कि ओपनली, तो उन्होंने कहा कि आप भी इस मामले को हम नहीं सुनेंगे। हमने इतने सारे इंसिडेंट्स दिए लीगल रिसर्च के आधार पे, मतलब कभी कभी तो विश्वास उठ जाता है। लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई करिए, लिखाई करिए, मेरे से नहीं, मतलब इन जनरल एक बात कही जाती है कि खूब लीगल रिसर्च करिए। जब इतनी लीगल रिसर्च करके, इतनी प्रिसाइज लीगल रिसर्च करके, सारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को टिक करते हुए जब आप पहुंचते हैं तो आपको वहां पे फेस करना पड़ता है ऐसे ऑनरेबल जजेस को जो एक मानसिकता से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी बाबा रामदेव के केस में ये शब्द प्रयोग किए गए दैट विल रिप यू अपार्ट, वी विल रिप यू अपार्ट। What does it mean? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ योर ओन कोर्ट नहीं है? हैव यू नॉट कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ योर ओन कोर्ट? पर इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को ठीक करना पड़ेगा। आज तक जुडिशियल अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हो पा रहे। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारी आपकी कि हमारे एक ऑनरेबल जज के घर पे कैश पाया गया। 3 सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी कि ये गलत है, ये मतलब इन्होंने जो काम किया गलत है। अभी तक कोई इंपीचमेंट मोशन नहीं हो पा रहा है। और जो हमारे सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल साहब, वो उस ऑनरेबल जज को डिफेंड कर रहे हैं और वो बहुत बड़े वकील माने जाते हैं और वो माने जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े हैं, सीनियर हैं, पर सवाल कपिल सिब्बल का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। सवाल व्यवस्था का है कि अगर आपके यहां पे एक ऐसे ऑनरेबल जज मिले हैं जिनके घर पे भारी मात्रा में कैश पाया गया, प्रोब हो गई, इंक्वायरी हो गई, रिपोर्ट आ गई, पर आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमारे संविधान ने इंपीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो इतना जटिल बनाया है, वो हो ही नहीं सकता है। आज तक एक इंपीचमेंट का मोशन इनिशिएट हुआ है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ये जो एक बहुत भयंकर प्रोटेक्शन दिया गया है, ये प्रोटेक्शन किसी और वर्ग को नहीं दिया गया है। इसकी वजह से एक मनमानी चल रही है। मतलब ये एक ऐसा पहलू है संविधान का जिसको रीलुक करने की जरूरत है। आप सारे कोर्ट्स में, मेरा तो एक सुझाव है आपके माध्यम से, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट्स का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, जैसे पार्लियामेंट का होता है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर का होता है, क्योंकि आप भी पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। आज कोर्ट कितने बजे बैठी, स्पेशली लोअर कोर्ट कितने बजे बैठी, कितने बजे उठी, इसका डिटेल रिकॉर्ड होना चाहिए। कितने केसेस थे, आपने कितने केसेस निपटाए, इसका डिटेल्ड ब्यौरा होना चाहिए। ये लॉ मिनिस्ट्री कर क्या रही है? लॉ मिनिस्ट्री का हर एक आदमी हर एक कोर्ट में होना चाहिए एज एन ऑब्जर्वर। है ही नहीं आपके ऑब्जर्वर। आप मुझे बताइए, मोदी जी इज वेरी फेमस फॉर पुटिंग डैशबोर्ड्स टुगेदर, जैसे जल घर हर घर नल स्कीम, तो ऐसा ही कोर्ट्स में नहीं हो सकता? कि किस टाइम एंट्री हुई, एग्जिट हुए, कितने हियरिंग हुई, कितने निपटाए, कितने न्यू केसेस आए। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। डू वी हैव अ डैशबोर्ड लाइक? नहीं, ऐसा कुछ कहीं अब कोई देखिए, मैं आपको dashboard बड़ी नहीं। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अब हमारे आज का जो सिस्टम है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस और 3 जजेस अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट जजेस को,
और अगर किसी हाई कोर्ट जज का एलिवेशन होना है टू द सुप्रीम कोर्ट तो वो भी वही देखेंगे। अब आप मुझे एक बड़ी प्रैक्टिकल बात बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, वो 10:30 बजे कोर्ट में बैठते हैं और 4 बजे तक कोर्ट में रहते हैं। उसके बाद जो जजमेंट्स लिखाने हैं वो जजमेंट्स लिखाते हैं, अगले दिन की जो फाइल है वो पढ़ते हैं। अब हाई कोर्ट में किस जज ने क्या किया है ये रिपोर्ट आपको कैसे मिलेगी, कौन देगा, वो कौन सा चैनल है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये काम तो लॉ मिनिस्ट्री का है, और लॉ मिनिस्ट्री के पास प्रूफ्स क्या है? आपके पास कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है। कितने हाईकोर्ट से, अभी गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट किया है, मध्य प्रदेश में इंदौर हाईकोर्ट ने किया है, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जो इस देश की लार्जेस्ट हाईकोर्ट है वहां पे कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है। कितने ऐसे मैटर है बेल के वो पेंडिंग है। लोअर कोर्ट में यह हालत है कि अगर गवाही हो रही है तो ऑनरेबल कोर्ट अंदर है और बाहर जो रीडर है वो गवाही लिख रहे हैं। ये सिचुएशन है। बेल है, नहीं सुनी गई, डेट दे दी गई। सिविल केस है, डेट दे दी गई, डेट लेके चले जाइए। ये सिर्फ मेरी व्यथा नहीं है, सारे लोअर कोर्ट में जितने मेरे वकील भाई हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी व्यथा है। हाई कोर्ट में बहुत सारी पेंडेंसी हो क्यों रही है? कोई इसके लिए कोई प्लान नहीं है। भाई जो आदमी आज बेल मांगने गया है कोर्ट में, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया, गलत मुकदमा लगा दिया गया, सुनवाई कब होगी? वो सुनवाई होते होते 2-3 साल लग जाते हैं, तो एक बेगुनाह आदमी का जेल में पड़ा रहता है। ये जो सिचुएशन है, इसके लिए आपको हर एक कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, लॉ मिनिस्ट्री के ऑब्जर्वर्स रहने पड़ेंगे हर एक कोर्ट में, डेली रिपोर्टिंग हो, और उसके बाद ही तो आप जज की जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। उसी के आधार पर उसका प्रमोशन या डिमोशन होगा या रिजेक्शन होगा। पर आपके पास कोई डेटा ही नहीं है ना। डेटा, ये सारी चीजें एक जो प्रेसिडेंट निक्सन का कहा जाता था स्पॉइल सिस्टम अमेरिका में, वैसे चल रही हैं। तो बहुत बड़ा दुख है और यहां पे इसके बारे में बात नहीं होती है। अब आज आप देखिए कि एक इकोसिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ज्ञान व्यापी का केस हो, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, भोजशाला का केस हो, जो अलग अलग रिक्लेमेशन के और जो सिविलाइजेशनल इश्यूज के केस चल रहे हैं, जब ये केस अपने चरम पे बहुत आगे बढ़े और एएसआई ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ ये एक स्ट्रांग हिंदू साइट्स हैं, तो एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस रोहिंटन नरीमन, उन्होंने अहमदी फाउंडेशन में लेक्चर दिया। और लेक्चर क्या दिया? उन्होंने कहा कि ये केस तो चल ही नहीं सकते हैं, और टोटल गलत, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। लॉ की व्याख्या में भी उन्होंने गलती की और उन्होंने कहा कि ये केस तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। उसके कुछ ही दिन बाद 12 दिसंबर को अचानक से सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच बैठी और सारे केस पे एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर दिया कि साहब कोई भी नया केस फाइल नहीं होगा, अगर फाइल होगा तो रजिस्टर्ड नहीं होगा, इन सारे केसेस पे कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, क्या हमारे पास कोई ऐसा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है जो काउंटर करे? क्या हमारे पास कोई ऐसा मंच है? संगम टॉक्स का तो मंच है जहां पे, पर क्या कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज आके कहेगा कि जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने गलत किया? साहब ऐसा क्यों नहीं है? यही तो बात है, यही तो ये मानसिकता है सेकुलरिज्म की। एक नैरेटिव जो बना हुआ है, नैरेटिव ये बना है कि जो बात अपने हक के लिए आप करेंगे, अगर ज्ञान व्यापी में शिवलिंग पे वजू होता रहे तो वो सही है, पर जो लोग वजू को रुकवाने के लिए गए हैं और जो लोग ये साबित करने के लिए गए हैं कि वो फाउंटेन नहीं है शिवलिंग है, वो सब बिगेट्स हैं, वो लोग कम्युनिज्म फैला रहे हैं। तो ये परेशानी कॉन्स्टिट्यूशन में है या जैसे ये परेशानी कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट हो रही है। ये परेशानी कॉन्स्टिट्यूशनल में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, आइडियोलॉजी घुस गई है, परेशानी वो है। बिल्कुल। तो क्या आइडियोलॉजी को चैलेंज करना पड़ेगा या कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ चेंजेस? नहीं, सबसे पहली बात है जो आइडियोलॉजी एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, एसआर बोमई के जजमेंट से और केशव नंदा भारती के जजमेंट से, एनजेएसी के जजमेंट से जो एक आइडियोलॉजी घुसा दी गई है कि हम जो कर रहे हैं और जो हम मानते हैं वही सही है, आपके आर्गुमेंट का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। पहले इसको चेंज करने की जरूरत है। कैसे होगा ये? तभी होगा जैसे सेक्युलरिज्म का, जब तक सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटता है, जब तक वो लोग जो ओपन माइंडेड ना हो, जो ये सुनने को तैयार हो कि अकबर और टीपू सुल्तान की फोटो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों में हटाई जाए, हम आपको जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करने पड़ेंगे। ऐसे हो गई नहीं, आपको जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करने पड़ेंगे ऐसे लोगों के जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश की आत्मा के बारे में सोचते हैं, जो 2047 में देश को देखना चाहते हैं कि ये देश एक अखंड भारत रहे, जो इस आइडियोलॉजी से इन्फेक्टेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पर आज सबसे बड़ी बात यह है
कि एक आइडियोलॉजी से इन्फेक्टेड लोग सिस्टम में हैं, और वही माने जाते सही है, और बाकी जितने लोग हैं वो माने जाते हैं कम्युनल हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका कोई लीगल वे नहीं है इसको बदलने का, इसका वे यही है कि जजेस की बेटर जजेस की नहीं, देखिए सबसे बड़ा इसका एक सल्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है नेशनल जुडिशियल कमीशन का, जिसे मतलब आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आज जैसे आईएएस ऑफिसर चुना जाता है जो देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचता है, काम करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, अलग अलग पदों पे पहुंचता है, चीफ सेक्रेटरी बनता है, कैसे बनता है? एग्जाम देता है, एग्जाम देके प्रमोशन से वहां तक पहुंचता है। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है उसको इंप्लीमेंट किया जाए? ऐसी इंडियन आर्मी भी काम करती होगी, देयर इज अ सेपरेट बेंच जो डिसाइड करते हैं प्रमोशन। सिर्फ लोअर जुडिशरी में एग्जाम है सर, अच्छा, बाकी सब एग्जाम नहीं है? बाकी सब में एग्जाम नहीं है। हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो लोअर जुडिशरी से कुछ लोग प्रमोट होके आते हैं। तो ये सिस्टम है, उसका भी क्या रेशियो है, क्या परसेंटेज है, ये नोन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वही लोग प्रमोट होके आते हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट में जजेस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एलिवेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो पढ़ रहा था डेटा, पता नहीं इफ आई एम राइट और रॉन्ग, 46% था या 76% था, ऐसा कुछ था, इज अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नेपोटिज्म। सारे फादर सन और वो वाला चल रहा है। आई डोंट नो कितना एक्यूरेट है। मतलब इसमें काफी रिसर्च चल रही है कि कोलिजियम सिस्टम के क्या क्या रूप रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। तो अब आपने जब ऐसे लोगों को बनाया है तो वो ऐसी मानसिकता के साथ आ रहे हैं, तो उनके सामने अगर आप लेके जाएंगे कि साहब कोई मंदिर का डिमोलिशन हो रहा है, तो वो कहेंगे गो टू हाई कोर्ट। तो हम हाई कोर्ट जाते रहेंगे, हम याचिका दायर करते रहेंगे, हम और आप चिल्लाते रहेंगे, हम कहते रहेंगे कि हमारे मंदिर का अधिग्रहण गलत हुआ है, हमारे पंडित जी को बाहर फेंक दिया गया है, हमारे ज्ञान व्यापी में वजू हो रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई होगी कहां पे? क्योंकि सरकार ने, आप इस बात को समझिए, जो ओरिजिनल सिस्टम था जहां पे राजा ही न्याय करता था, यहां पे ऐसा सेटअप बनाया गया है, यहां पे राजा ने अपनी न्याय करने की पावर को जुडिशरी को दे दिया है, आउटसोर्स कर दिया है, और उस आउटसोर्सिंग पे कोई चेक नहीं है। अनचेक्ड आउटसोर्सिंग है। तो जो हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है वो टोटल वीक है, और कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे बात विष्णु शंकर जैन की या राहुल दीवान की या मैम की नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि जो व्यवस्था है उसमें किस तरह से आप चेंज लाएंगे। तो जुडिशरी पे तो बात करी, और क्या ऐसे एरियाज हैं जो आपको लगता है 2047 तक हमारे को बदलने पड़ेंगे? कुछ छोटे छोटे, और ये सीरीज शायद हम करते रहेंगे। आप बताइए कुछ ऐसे छोटे रिएक्शंस। आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे थे, टेरिटरी की, इस पे कुछ बोलना? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले सनातन एजुकेशन बोर्ड बनने की ज़रूरत है। आज उत्तर प्रदेश में यूपी मदरसा एक्ट 2004 पारित है, जिससे मदरसा बोर्ड बना हुआ है, और एजुकेशन में आपको बताना चाहता हूँ लिस्ट 3 एंट्री 25 में आ चुका है। तो एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं रहा है। स्टेट और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एजुकेशन पे कानून, कॉन्करेंट टॉपिक है अभी ये लिस्ट 3 एंट्री 25। तो सनातन एजुकेशन बोर्ड इस समय हमें बनाना चाहिए। जो हमारे गुरुकुल हैं उस परंपरा को स्थापित करना चाहिए, उनकी जो डिग्रीज हैं उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कामिल और फाजिल की डिग्री सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट, अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट आया जिसमें यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक ठहराया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो कामिल और फाजिल की डिग्री है इसकी कोई मान्यता नहीं है, इसको यूजीसी एक्ट के खिलाफ है, लिस्ट 1 एंट्री 66 के खिलाफ है, इसलिए हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब इसके लिए दोबारा आप देखिए कैसे इकोसिस्टम काम करता है। दोबारा इकोसिस्टम पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और कह रहा है साहब हमारी कामिल और फाजिल की डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाए, ये जजमेंट जो है सही नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑनरेबल जजेस ने उसमें नोटिस जारी किया है, वो मामला विचाराधीन है। तो ठीक है, अगर कामिल और फाजिल की डिग्री रिकॉग्नाइज की जा सकती है और यूजीसी एक्ट का वायलेशन नहीं करती है, तो क्या ऐसा कारण है कि आज हम लोग नहीं लड़ रहे हैं और हम लोग ये मांग नहीं कर रहे हैं कि गुरुकुल परंपरा में जो कितने सारे गुरुकुल इस देश में काम कर रहे हैं उनकी डिग्री भी हम उसका नाम दें और उस डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाए? अभी ये रिकॉग्नाइज नहीं होते, कोई भी गुरुकुल में कोई रिकॉग्नाइज नहीं होता। जितना डिग्री का नाम है, ऐसा कुछ डिग्री भी नहीं है, कुछ नाम भी नहीं है, वो उनको 12th पास करनी पड़ती है। सोचा है, हाँ, एनओएस में उनको वो पास करना पड़ता है, राइट। तो आर्टिकल 28(2) में जो आपका जो वर्ड है कि
आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं और स्टेट उसे एडमिनिस्टर करेगा, क्यों नहीं टीएमए पाई की तरह 11 जज बेंच की यहाँ पे पीठ हम बना सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि हमारे भी वही राइट्स हैं जो माइनॉरिटी के हैं। ये अजब और गजब संविधान हमने बनाया है जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी ये कह रही है कि हमें इक्वल राइट्स दीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा जाता है और देशों में माइनॉरिटी कम्युनिटी कहती है कि हमें इक्वल राइट्स दीजिए, पर हमारे ऐसी संरचना की गई है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वालिटी के तहत आर्टिकल 14 के तहत बराबरी का अधिकार मांग रही है, क्योंकि हम बराबर नहीं है इस समय। पहली बात। दूसरी बात, मैं ऐसा चाहता हूं कि जब 2047 में हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हम अपनी सीमाओं का विस्तार करें, और सीमाओं का विस्तार नहीं, हम उस मूल जगह पे पहुंचे जहां पे हम लोग स्थापित थे। मैं देखना चाहता हूं कि अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हो, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो, ईरान भारत का हिस्सा हो, बर्मा भारत का हिस्सा हो, ये जितना हमारा नेपाल, ये सब हमारा भारत का हिस्सा हो, जो अखंड भारत था हमारा, जहां तक हम थे, जहां तक हमारी सीमाएं थी, वहां पे हम दोबारा पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विस्तारवाद करना ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और पूरे देश और विश्व में सनातन की गूंज हो, हमारा जो दर्शन है, हिंदू दर्शन है, वो पूरे विश्व में पहुंचे। इसकी तरफ भी जो हमारा, आपने बहुत, आपसे मैंने बहुत सीखा, आपने एक बात कही है कि हिंदुइज्म शुड बी मिशनरी, तो हमें अपने मिशनरी जो चीजें हैं उसका बहुत ज्यादा एक प्रसार और प्रचार करना चाहिए। हाँ, मैं भी इस विस्तारवादी टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म के से सहमत हूँ, बट वो हिंदू धर्म बिना मिशनरी बने नहीं सहमत हूँ। नहीं तो नहीं, वो सारे लोगों को हिंदू बनना पड़ेगा। हाँ। अगर पीओके भारत में आए तो वो तभी आए जब वहां के सारे लोग हिंदू बन जाएं। तो शायद स्टेट ये तो जाकर घुस के हर किसी के रिलीजन में इंटरफियर नहीं कर सकता, मगर मेरे को लगता है किसी तरह स्टेट हैज टू प्रमोट सम वैल्यू सिस्टम्स, कि ये वैल्यू सिस्टम्स हम प्रमोट करेंगे। नहीं, हमें देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिना लाग लपेट की बात करनी चाहिए। जब इस देश में 56, इस पूरे वर्ल्ड में 56 या 57 इस्लामिक देश हैं, तो क्यों नहीं एक हिंदू स्टेट बन सकता है? हाँ, इसका मतलब ये क्या तब तक नहीं होगा, आप जो बात कह रहे हैं वो तब तक नहीं होगा जब तक भारत एक हिंदू स्टेट नहीं बनेगा। इट हैज टू बी अ हिंदू स्टेट, और तभी आप प्रमोट कर पाएंगे अपनी बातों को। इस सेकुलरिज्म के जो आज जिसे कह सकते हैं मुखौटा कह ले, जो उसके तहत आप नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अ हिंदू स्टेट, और जो हमारा सपना है 2047 में विकसित भारत का और प्रचंड और अखंड भारत का, वो तभी होगा जब तक भारत हिंदू स्टेट नहीं बनेगा। इस पे एक दिन कभी और पूरी चर्चा करेंगे विष्णु जी कि ये स्टेट का मतलब क्या है। नहीं, हिंदू स्टेट का डेफिनेशन क्या है? हिंदू स्टेट का देखिए, मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, फिर उसको इलेबोरेट करेंगे। सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन जो छुपा हुआ है ये मेरी बातों में, वो ये है कि जब आप चर्च की थ्योरी अपना लेते हो और आप ये कहते हो कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। भाई, हम लोग तो उस परंपरा से आते हैं जहां पे सनातन धर्म ने राजा को बताया कि कैसे आपको राज्य और अपने राजधर्म का पालन करना है, पर आपने उस धर्म का ही त्याग कर दिया। जो धर्म और रिलीजन है ये दोनों अलग अलग शब्द। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी देखेंगे तो रिलीजन अलग डिफाइंड है, धर्म अलग डिफाइंड है। पर आप सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है कि जब आप रिलीजन को धर्म से जोड़ लेते हैं, आपको लगता है रिलीजन और धर्म एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। ये गलत है। तो आपको उस विचार पे जाना होगा जो हिंदू दर्शन है, जो राम राज्य की परिकल्पना है, जो जैसे आपने समझा, जैसे हमने समझा। जब तक उस विचार को, उस हिंदू दर्शन को सरकार और राज्य नहीं अपनाएंगी, तब तक ये आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। जब तक आप ये सोचेंगे सारे रिलीजन जो हैं वो इक्वल हैं, तब तक ये काम कभी नहीं होगा। यही काम आप शंकर भारद्वाज के साथ कर रहे हो, खंडवली धर्म राज्य, थियरी ऑफ अ नेशन स्टेट। वेरी गुड। आज इस चर्चा को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपने बहुत सीखा। हमारे जो 4 पिलर्स रहे हैं पुरुषार्थ के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सबको त्याग कर केवल एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात ना हो। ये सब चीज़ें, जुडिशियल रिफॉर्म, लॉ मिनिस्ट्री का धर्म क्या है? क्या लॉ मिनिस्ट्री का धर्म नहीं है कोर्ट्स में क्या हो रहा है उसको मॉनिटर करना? ये धर्म है। सही वर्ड यूज किया आपने। ठीक वर्ड। क्या धर्म है उसका? क्या धर्म है? नहीं तो क्या वो ऑपरेशनल कुछ है कि जी हमने ये कर दिया, ये कर दिया? उसका धर्म क्या है? फ्रॉम द प्रोग्रेसिंग द स्टेट। तो क्या ये बातें नहीं आनी चाहिए? इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और दूसरा, बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, मैंने जैसा बताया, हिंदू फंड बनाने की चेष्टा है। प्लीज़ विजिट www.hindu.fund, ये हमारी वेबसाइट, और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें,
अपने मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस 5% ऑफ योर मंथली इनकम कंट्रीब्यूट करें, सो दैट हम ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑल सॉर्ट ऑफ धार्मिक प्रोजेक्ट्स, उनको आगे बढ़ा पाएँ। स्पेसिफिकली जैसे विष्णु भाई ने कहा, लीगल प्रोजेक्ट्स हैव टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड मूव फॉरवर्ड इन अ कोहेरेंट मैनर। थैंक यू, होपफुली यू लाइक द सेशन। कमेंट्स में छोड़िएगा और ये चर्चा को जारी रखेंगे।